गवर्नर द साइलेंट सेवियर ऐसी फिल्म है जिसे आपको देखना चाहिए, मनोज वाजपेयी की एक्टिंग की वजह से नहीं, वो सब समझने के लिए कि कैसे कोई ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है कि उसकी इमेज किसी फेल इंसान के तौर पर बन सकती है, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है पास होने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। ऐसे तमाम अनसंग हीरोज़ हैं अपने देश में जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती भी है तो एक ख़ास तबके के बीच जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ ली होंगी। इसीलिए ये फिल्म ज़रूरी है क्योंकि देश का कई टन सोना गिरवी रख दिया गया था, वो भी रातों रात, और इसके बारे में लोग भूल चुके हैं। ये फिल्म इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हम ये जो ब्रांडेड कपड़ों की ज़्यादा चॉइस पा रहे हैं या फिर महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें पहले कुछ खास लोग ही ये कह के शो ऑफ कर पाते थे कि ये इम्पोर्टेड है। बात लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आने से कुछ महीने पहले की है, जब सब कुछ कोलैप्स होने वाला था 2022 में श्रीलंका की तरह। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था, सब कुछ जीरो पर पहुंचने वाला था और हम आज़ादी के करीब 43 साल बाद पूरी तरह से कोलैप्स होने वाले थे। उस दौर में सरकारी मशीनरी के कुछ लोगों ने कैसे देश को उस संकट से बचाया, इसी पर बनी है गवर्नर। फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर था कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं का काल्पनिक और नाटकीय रूपांतरण है। इसी वजह से भी इस फिल्म में कहानी आ पाई। ऐसी सच्ची घटनाओं पर फिल्में बनाना या कहानी लिखना खासकर बहुत कठिन होता है क्योंकि जिस दौर को फिल्म ने दिखाया है उस दौर में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था, देश में भी और विदेश में भी। जैसे राजीव गांधी की हत्या और उसके बाद देश में मची उथल पुथल, पीएम चंद्रशेखर का कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चलाना और इराक अमेरिका युद्ध, उसकी वजह से बढ़ रही तेल की कीमतें, यूएसएसआर से अलग होकर जॉर्जिया, यूक्रेन और फिर तुरंत बाद किर्गिस्तान का बनना। अब इनके क्या नुकसान झेलने पड़े होंगे इंडिया को। इराक अमेरिका युद्ध मतलब ऑयल प्राइसेस और तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब फॉरेक्स रिजर्व का कम हो जाना, क्योंकि उसी से तो ऑयल खरीदोगे ना। देश बुरी हालत में था। जनवरी 1991 तक ऐसा हुआ कि हमारे पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया। उस टाइम आरबीआई की कमान एस वेंकट रमनन के हाथ में दी गई। ये दौर मुश्किलों से भरा था और उसे उबारने की पूरी जद्दोजहद उन्होंने शुरू की। फिर फिल्म में दिखाया गया कि उन्होंने कोशिशें की, कर्ज लेने की, दुनिया भर के अलग अलग देशों से, अमेरिका से मदद मांगी, पर अमेरिका तो ठहरा अमेरिका। उनका कहना था हम मदद करेंगे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से देश को कर्ज लेने में हेल्प भी करेंगे, लेकिन उसे उसके बदले में कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा जो भारत की गुटनिरपेक्ष छवि को बिगाड़ सकता था। पर जवाहरलाल नेहरू के भारत को वो करना पड़ा जो अमेरिका चाहता था, क्योंकि जिंदा रहना ज़रूरी था। खाड़ी युद्ध के दौरान हमें अमेरिकी जहाज़ों को रिफ्यूल करने की अनुमति देनी पड़ी, पर फिर बात बाहर आ गई और देश में इसका विरोध हुआ। इराक ने भी आपत्ति जताई और फिर ये रोकना पड़ गया। हालांकि इंडिया को तब तक 775 मिलियन डॉलर्स का कर्ज मिल गया था आईएमएफ से। हुआ ये कि मुश्किलें थोड़ी सी घटी, लेकिन उसके बाद बढ़ गई, क्योंकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन डॉलर से नीचे जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। कोशिश की गई कि यूएसएसआर से मदद मांगी जाए, पर उस समय तो यूएसएसआर खुद अपनी प्रॉब्लम में उलझा हुआ था ना। जॉर्जिया, किर्गिस्तान, यूक्रेन, इन्होंने अपने आप को आज़ाद करार दे दिया था। फिर गवर्नर ने कोशिशें की, पर अमेरिका चाह रहा था कि इंडिया रिफॉर्म्ड बजट लाए जिससे विदेशी कंपनियों को देश में घुसने में मदद मिल जाए। देश की सरकार भी इसके लिए तैयार हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर तो सरकार ही नहीं रही। ये भी दिखाया गया है फिल्म में। हमें जर्मनी और जापान ने कुछ मदद की, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, उससे भी देश नहीं बचने वाला था। फिर हुआ ये कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व घटकर 0.6 बिलियन डॉलर रह गया, यानी 1 बिलियन के नंबर से बहुत नीचे। अब आती है गोल्ड की बारी, जो हमारे आरबीआई को लंदन और स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा, वो भी करीब 47 टन। ये इतना सोना था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता तो सब कुछ खराब हो जाता। पर हुआ ये कि इसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुधरी और इंडिया को वो मिल पाया जिसकी वजह से वित्त मंत्री मनमोहन सिंह एलपीजी रिफॉर्म्स लागू कर पाए और इंडिया वैसा बन पाया जैसा आज आपको और हमें दिखता है। यही कहानी है। इसे दिखाने का तरीका बस कहीं कहीं फिल्मी है, क्योंकि फिल्म को डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बनाया जा सकता। चिन्मय मंडलेकर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म में उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि सब कुछ इंटैक्ट दिखे और बोरिंग भी ना हो। थोड़ी बहुत सिनेमाई आज़ादी के साथ उन्होंने कहानी को बांध कर रखा है और रिसर्च को ऐसे दिखाया है कि अगर किसी को उस समय का आर्थिक संकट नहीं पता तो समझ आ जाएगा।
मनोज बाजपेयी एंट्री करते ही एक डायलॉग बोलते हैं, जहां वो कहते हैं, गुड आफ्टरनून, मेरे को लॉकर में सामान रखना है। यहीं से उन्होंने गवर्नर वाले हाव भाव पकड़ लिए थे और आगे तक वैसे ही रहे। जब आप में बहुत कुछ करने का मादा हो, एक्टिंग में एनर्जी लाने का और चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने का, तब आप इतने कंट्रोल्ड वे में एक्टिंग कर जाओ। यही देखकर लगता है कि मनोज बाजपेयी सच में मनोज बाजपेयी ही है। फिल्म में कई अलग अलग किरदार हैं, जैसे पीएम चंद्रशेखर का किरदार, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के किरदार। इनमें करने के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि आप उन असली पर्सनैलिटीज़ को कैमरे में रिफ्लेक्ट कर पाओ, तो उन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स काफ़ी बढ़िया लगे। फिल्म में मधु भी हैं, वही अजय देवगन के साथ जो फूल और कांटे में दिखी थी। उनका रोल है मनोज बाजपेयी की वाइफ का और उन्होंने अच्छा किया है, अच्छी लगी। इसके अलावा आदा शर्मा भी हैं, लेकिन उनके रोल को थोड़ा और सिंसियर रखना चाहिए था। वो अपने इंटर्न को पोपट बोलती हैं और दूसरी तरफ बहुत सीरियस कैरेक्टर भी प्ले कर रही हैं, तो उनका फ़नी और सीरियस मिक्स थोड़ा खलता है। फिल्म में इतिहास को दिखाया गया है और उसमें मनोरंजन थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया है, थोड़ी थोड़ी नाटकीयता भी है। जैसे एक सीन में खुद आरबीआई गवर्नर झगड़े के बीच से सोना लेने पहुंच जाते हैं। ये फिल्म के तौर पर तो अच्छा लगता है, लेकिन सच नहीं लगता। मनोज बाजपेयी के जितने रोल उतने रूप, ये भी उनका अलग रूप है। सिर्फ उनके इस अलग रूप के लिए ये फिल्म देख लो। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि फिल्म उन सारे फैसलों को सही ठहराती दिखती है जो उस समय लिए गए, भले ही वो फैसले डिबेटेबल हों। फिल्म ग्लोबलाइजेशन के फैसले को सही ठहराती है, लेकिन इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, भले ही हमारे देश को इसकी ज़रूरत रही हो। फिल्म ये नहीं बताती कि आज भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में हम नेगेटिव ही रहते हैं, और ना ही ये बताती है कि उस समय देश की ऐसी हालत क्यों हुई, सिर्फ इमीडिएट क्राइसिस की बात करती है। फिल्म का एक डायलॉग बहुत खलता है, डायलॉग सुन लो। एक बच्ची की माँ कहती है कि तू आईएएस बन जाएगी तो कोई दुकान में बैठने वाले सेठ का लड़का तुझे सलाम ठोकेगा। मतलब क्या, क्यों ठोकेगा सलाम? क्या आईएएस या नेता बन जाने के बाद ये नॉर्मलाइज कर देना चाहिए कि उनको सलाम मिलना चाहिए? ऐसे डायलॉग्स ठीक नहीं। खैर, इतना सब कुछ एक तरफ, लेकिन फिर भी फिल्म देख लो, क्योंकि ये सब फिल्में कभी कभी बनती हैं जो इतिहास को बहुत ज़्यादा तोड़ने मरोड़ने से बचती हैं और वो समझा पाती हैं जो हुआ होगा उस टाइम पर। तो इस लिहाज से इसे देखना चाहिए। उस समय क्या कैसे हुआ था, उससे जुड़ा एक अलग वीडियो भी हमारे पास है, वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताओ, कूल लगता है